हेलो दोस्तों, मैं हैरी क्लासेस से हरिओम दुबे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केबीएस, एनबीएस टीचर से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए थांडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत आपके लिए लाया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में आपको यहां से 1 या 2 नंबर जरूर दिलाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है दोस्तों। तो मैं इधर उधर की बात न करते हुए सीधे पॉइंट पे चलता हूँ। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं, और इनकी एक बुक है लर्निंग एंड कनेक्टिज्म। ये बुक थांडाइक की है। कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इस बुक के लेखक कौन है, तो इस बुक को आप लोग ध्यान रखिएगा। लर्निंग एंड कनेक्टिज्म थांडाइक की बुक है दोस्तों। और जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक जो हैं थांडाइक महोदय हैं, और ये व्यवहारवादी विचारधारा के थे। किस विचारधारा के थे? व्यवहारवादी विचारधारा के थे। और आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि थांडाइक किस देश के थे या किस देश से संबंधित थे। तो थांडाइक जो हैं आपके अमेरिका से संबंधित थे दोस्तों। कहाँ से संबंधित थे? अमेरिका से। और ये प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक थे और प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक थे और प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक थे। तो ये तो रही इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम इस सिद्धांत को प्रयोग से शुरू करेंगे। थांडाइक महोदय ने 1913 ईस्वी में भूखी बिल्ली पे एक प्रयोग किया था, और उसी प्रयोग के आधार पे इनकी प्रयत्न नियम त्रुटि का सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कर लीजिए या संबंधवाद का सिद्धांत कर लीजिए, जो सिद्धांत समझ में एसआर थ्योरी कर लीजिए, इसी सिद्धांत से इसी प्रयोग के आधार पे निकल के आया है। तो ये देखिए, मैंने एक फिगर के सहयोग से इस प्रयोग को हम अच्छी तरह से समझेंगे। ये भूखी बिल्ली है। ये क्या है? भूखी बिल्ली है। और इसे क्या किए हैं? ये पिंजड़े में, जिसे पजल बॉक्स कहा जाता था, थांडाइक महोदय ने बंद कर दिया था, और इसके बाहर एक मांस का टुकड़ा रख दिया था, यानी मछली का टुकड़ा कर लीजिए, मांस का टुकड़ा कर लीजिए, और इस पिंजड़े में एक लीवर लगा दिया था। पिंजड़े के अंदर जो लीवर लगा हुआ था, उसके दबाने से पिंजड़े का दरवाज़ा खुल जाता था, और जो भूखी बिल्ली थी वो भोजन, जो मछली का टुकड़ा था, उसको प्राप्त करने के लिए पिंजड़े से बाहर निकलने के लिए अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास पिंजड़े में ही करने लगी। क्यों? क्योंकि जो बाहर मांस का टुकड़ा था, जो भोजन था, वो उद्दीपक का काम कर रहा था, और उसी उद्दीपक के कारण बिल्ली प्रतिक्रिया कर रही थी। उसने अनेक प्रकार बाहर निकलने का प्रयत्न किया, और एक बार संयोग से उसका जो पंजा होता है लीवर पर दब जाता है, और लीवर पे दबने से वो बाहर निकलती है, और बाहर निकलकर भोजन को खाकर अपनी भूख को शांत करती है। थांडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया। थांडाइक महोदय ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया, इसे बंद किया, फिर मांस का टुकड़ा रखा, और ऐसे ही बार बार देखा कि बिल्ली को बाहर निकलने में पिछली बार से कम समय लगा, और कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी भी प्रकार की भूल के एक ही प्रयास में पिंजड़े को दरवाज़ा खोलना, यानी पिंजड़े का जो दरवाज़ा था उसे खोलना सीख जाती है, और इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो जाता है। और संबंध स्थापित होने से इसका एक और विचारधारा का ये नियम का ये निकल के आता है, संबंधवाद या संयोजनवाद का सिद्धांत। देखिए, भूखी बिल्ली है, पिंजरा बंद किया गया, यहाँ पे मांस का बाहर टुकड़ा रखा है जो उद्दीपक का कार्य करता है। उद्दीपक मतलब देखिए यहाँ लिखे हैं मैंने, इसीलिए लिख भी दिया हूँ यहाँ पे, कि वह वस्तु या स्थिति जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं उसे ही उद्दीपक कहते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस फिगर को इसलिए बनाया है, इस प्रयोग को इसलिए डिटेल में बताया है कि हमें अपनी पढ़ाई समझ पे रखनी है, हमें रटना नहीं है, हमें समझ के रटना है। जब समझ के रटे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो हम क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में गलती नहीं करेंगे, 100% अचीव करके आएंगे और सही
क्वेश्चन करके आएंगे। बाद में क्या होता है, हम पढ़ के जाते हैं, एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, सोचते हैं वो गलती हो गई। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो भूखी बिल्ली पर किए गए प्रयोग से इस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या पड़ता है, प्रयास एवं त्रुटि का या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत पड़ता है दोस्तों। थार्नडाइक के अनुसार उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया होती है, अर्थात दोनों में संबंध अथवा बंधन हो जाता है। इसी आधार पर एक और सिद्धांत का नाम पड़ता है, क्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, संबंधवाद या संयोजनवाद का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। तो थार्नडाइक महोदय ने इस प्रयोग के आधार पे दो मुख्य रूप से अधिगम के नियम दिए, एक मुख्य नियम के रूप में बांटा, एक गौण नियम के रूप में बांटा। तो मुख्य जो नियम था वो तीन था, एक तत्परता का नियम, एक अभ्यास का नियम, एक प्रभाव या परिणाम का नियम, और दूसरा जो गौण नियम था वो 5 भागों में है, हम आगे पढ़ेंगे। तो तत्परता का जो नियम था, तो तत्परता का तात्पर्य क्या होता है, यहाँ पे देखिए पहले भाटिया महोदय ने एक परिभाषा दे दिया है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना, तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना, युद्ध को आधा विजय कर लेना। यानी हम या आप किसी भी कार्य को करने के लिए अंदर से मोटिवेट हैं और प्रेरित हैं, तत्परता है हमारे अंदर, तो हम उस कार्य को आसानी से कर लेंगे। समझिए उस कार्य को आधा हमने विजय कर लिया। यदि अंदर से इंटरेस्ट नहीं है तो हम उस कार्य को चाहते हुए भी नहीं कर सकते हैं, और करेंगे भी तो बहुत लेट होगा। तो तत्परता के नियम का ये नियम होता है कि हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होते हैं। यदि हमें किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार होते हैं तो उस कार्य को हम जल्दी सीख लेते हैं। और अभ्यास का नियम क्या है, अभ्यास के नियम में हम प्रयोग से सीधे सीखते हैं। जिस प्रकार बिल्ली ने अभ्यास कई बार किया, कुछ पहली बार जब अभ्यास कर रही थी तो 10 मिनट का समय लगा होगा लीवर पे पैर रखने पे, और लास्ट में थार्नडाइक महोदय ने देखा कि बिना गलती किए हुए लीवर को एक ही बार में दबाती है और मांस का टुकड़ा उद्दीपक के रूप में भोजन ग्रहण करती है। इसी प्रकार यदि हम अभ्यास करते हैं तो अभ्यास में कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि हम बिना गलती किए हुए कोई भी काम आसानी से कर लेते हैं। और अभ्यास के नियम में उपयोग का नियम और अनुपयोग के नियम 2 भागों में भी बांटा गया है। ठीक है दोस्तों। परिणाम एवं प्रभाव का नियम, परिणाम और प्रभाव के नियम में क्या है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमें कुछ न कुछ उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, और उस प्रभाव से पड़ने से हमारे अंदर संतोष और असंतोष 2 भावना हमारे अंदर आती है। यदि जो कार्य करने से हमें संतोष मिलता है वो कार्य हम बार बार करना चाहेंगे, और जो कार्य करने में हमें असंतोष होता है उस कार्य को हम दोहराना नहीं चाहेंगे, उसी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इसी के बारे में यहाँ पे थार्नडाइक महोदय ने बताया है। और अब हम आगे चलते हैं गौण नियम के बारे में, जो 5 बताया गया है। यानी थार्नडाइक महोदय ने गौण नियम 5 दिए हैं और मुख्य नियम 3 दिए हैं। पहला नियम कौन है, बहुप्रतिक्रिया का नियम। क्या है, बहुप्रतिक्रिया का नियम। यानी कोई भी कार्य हम करते हैं तो करने से आपके अंदर कोई समस्या अगर आती है तो उसका समाधान करने के लिए, या आपके अंदर ना हो या भौतिक रूप में भी कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या को समाधान करने के लिए अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करेंगे कि नहीं करेंगे। और इन प्रतिक्रियाओं को करने का काम तब तक जारी रहता है जब तक हम सही प्रतिक्रिया द्वारा समस्या का समाधान या हल प्राप्त नहीं कर लेते। इसी आधार पर ये बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत होता है कि एक समस्या को हम अनेक प्रकार से उस समस्या का समाधान खोजते हैं। यही बहुप्रतिक्रिया का नियम है दोस्तों। मानसिक विन्यास का नियम,
मानसिक विन्यास के नियम को मनोवृत्ति का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी आवृत्ति होती है, मनोवृत्ति होती है, उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। और यदि हम मानसिक रूप से कार्य करने के लिए तैयार होते हैं तो उस कार्य को हम आसानी से कर लेते हैं। यदि मानसिक रूप से हम तैयार नहीं हैं तो उस कार्य को हम आसानी से नहीं कर सकते हैं और उसमें अनेक गलतियां भी करते हैं और बहुत विलम्ब भी होता है दोस्तों। ये है मानसिक विन्यास का नियम, जिसे मनोवृत्ति का नियम भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कई वीडियो में आप पढ़े होंगे, केवल इसके बारे में नाम को लोग बताते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे विस्तार से चर्चा भी कर रहा हूँ और आपको समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। आपको लगना चाहिए कि आपके सामने मैं हूँ, आप फेस टू फेस पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा नियम जो है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का जो नियम है, इसमें समस्या को या कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे कार्य को सरल और सुविधाजनक बना के शीघ्रता और सुगमता से आसानी से इस कार्य को किया जा सके। यही आंशिक क्रिया का नियम होता है। ये अंश से पूर्ण की ओर चलता है दोस्तों। चौथा नियम है आत्मीकरण का नियम। चौथा नियम क्या है? आत्मीकरण का नियम। इस नियम को सादृश्यता का भी नियम कहा जाता है। आत्मीकरण का नियम है और साथ ही साथ इसका नाम आप लोग सुने रहिएगा, सादृश्यता अनुक्रिया का नियम भी कहा जाता है। यह नियम पूर्व अनुभव पर आधारित होता है। जब प्राणी के सामने कोई नवीन परिस्थिति या समस्या उत्पन्न होती है तो उससे मिलती जुलती परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है और उसके पूर्व अनुभव कर चुका होता है और वह नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान क्या करता है? जोड़ने का प्रयास करता है। यही आत्मीकरण या सादृश्यता का नियम है दोस्तों। लास्ट क्या है? साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम, इस नियम के आधार पे, एक मिनट दोस्तों, साहचर्य परिवर्तन का नियम, इस नियम के अनुसार एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया के बाद किसी दूसरे उद्दीपक से भी होने लगती है। समझ रहे हैं? दूसरे शब्दों में आप लोग समझ लीजिए कि पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार से करना, इसमें क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है परंतु परिस्थिति में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार साहचर्य परिवर्तन का नियम है। थार्नडाइक ने पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन को ही साहचर्य परिवर्तन के रूप में व्यक्त किया है। यानी थार्नडाइक जो महोदय हैं, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के साहचर्य परिवर्तन को के रूप में व्यक्त किया है। और पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन पहले यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि साहचर्य परिवर्तन क्या होता है। यानी किसी कार्य को, यानी कोई उद्दीपक है, उसके प्रति होने वाली अनुक्रिया के बाद में किसी दूसरे उद्दीपक के साथ होने लगती हैं, वही साहचर्य परिवर्तन का नियम होता है दोस्तों। ठीक है, तो इससे शैक्षिक महत्व भी हम पढ़ लेते हैं। इसका शैक्षिक महत्व क्या है इस नियम का? तो पहला क्या है? प्रयोग भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना नियम भी पढ़ चुके हैं, तो अपने आप लोग निकाल सकते हैं। पहला क्या है? अनुभव से लाभ उठाना। शैक्षिक महत्व क्या हुआ इसका? अनुभव से लाभ उठाना, निरंतर प्रयास करना, जिससे अभ्यास की क्रिया पर आधारित होती है। करके सीखना। शैक्षिक महत्व क्या है? करके सीखना। असफलता में सफलता। ठीक है दोस्तों। मंद गति से सीखने वालों के लिए विशेष उपयोगी, यानी जो मंद गति के होते हैं वो बार बार अभ्यास करेंगे जिससे आसानी से वो सीख सकते हैं। मंद गति से सीखने वालों के लिए विशेष उपयोगी है। यदि आपके एग्जाम में पूछता है कि मंद गति से सीखने वालों के लिए कौन सा नियम अधिगम का उपयोगी यानी उचित है, तो आप लगाइएगा टिक, प्रयास एवं तुद का सिद्धांत, थार्नडाइक महोदय का। आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता तथा धैर्य तथा परिश्रम के गुणों का विकास होता है इस सिद्धांत से। अभ्यास की क्रिया पर क्या है? अभ्यास की क्रिया पर आधारित निराशा में आशा छोटे बालकों को सीखने के लिए विशेष उपयोगी होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा है कि इस वीडियो में मैंने परिश्रम किया है, मेहनत किया है आपको समझाने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए घंटी का निशान, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले दोस्तों। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ दिन में आपकी साइकोलॉजी में इतनी पकड़ हो जाएगी कि आप सीटेट आसानी से पास कर सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।